नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू एस में। हम जियोग्राफी देखेंगे। जो जियोग्राफी में छोटे छोटे टॉपिक पहले देखेंगे, जिसको कंसेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कंसेप्ट दो छोटे टॉपिक और कंसेप्ट समझना है आपको जियोग्राफी में। इसके बाद जियोग्राफी आसान हो जाता है। अभी चल रहा है जो चैप्टर क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान। आज दो टॉपिक पढ़ेंगे, छोटे से हैं, ओनली कंसेप्ट बेस है, जो बाद में काम आएगा। ये स्टेटमेंट के रूप में कभी भी एग्जाम में काम आते हैं। पहले नंबर पे आप पढ़ेंगे अक्षांश ऊष्मा संतुलन। अक्षांश ऊष्मा संतुलन दूसरा टॉपिक में पढ़ना है हमको। पहला टॉपिक है कि वायुमंडल कैसे गर्म होते हैं। वायुमंडल कैसे गर्म होते हैं। तो ये दो कंसेप्ट और टॉपिक है। पहला में हमको पढ़ना है कि अक्षांश ऊष्मा संतुलन क्या है। देखिए, इसमें शब्द आ रहा है, पहले शब्द को आप डिफाइन कर लीजिए स्पष्ट रूप से। जब तक आप शब्द नहीं पकड़ेंगे तो अदरवाइज और डिटेल से आपको समझ में भी नहीं आएगा। शब्द को ब्रेक करना है, फिर कंबाइन कर देना है। तो अक्षांश है, अक्षांश किसे बोलते हैं। पुनः एक शब्द आता है ऊष्मा। ऊष्मा किसे बोलते हैं। जब आपको अक्षांश अच्छे से समझ में आएगा और ऊष्मा अच्छे से समझ में आएगा तो इसके बाद आपको एक बैलेंस भी समझ में आ जाएगा कि अक्षांश के अनुसार बैलेंस कैसे है ऊष्मा का। देखिए, अक्षांश किसे बोलते हैं। पृथ्वी जो है, पृथ्वी के एक सेंटर है, केंद्र है, जहाँ से आप कोण के हिसाब से अक्षांश मापते हैं। इसको एक सीधा सा जो फ्लैट मैप रहता है उसमें ऐसे मापेंगे। एक 0 डिग्री माप लीजिए। इसकी विषुवत रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। डिग्री जब भी खींचा जाता है तो कैसे खींचते हैं आप, एक कोण को आधार बना के, ये 90 डिग्री, एक कोण दो कोण ऐसे करके टोटल 90 डिग्री तक जाएंगे। फिलहाल ये तो गोला है। अगर पृथ्वी पे आपके पास अगर एक गोला जो मैप रहता है, ये सामने रखेंगे तो आपको एक सेंटर दिखेगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक सेंटर पॉइंट जहां से आप कोण को मेजरमेंट करेंगे ऐसे करके। यहाँ पे एक फ्लैट मैप है। जो हमारे पास मैप रहते हैं वो फ्लैट मैप रहते हैं, समतल वाला है बिल्कुल। तो इस पे आपको याद रखना है 0 डिग्री है, एक अक्षांश रेखा है। पृथ्वी पे सबसे बड़ी अक्षांश रेखाएं होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो एक अक्षांश है, यहाँ से प्रारंभ करेंगे आप। इसके बाद पैरेलल में आप चलते चलेंगे 90 डिग्री तक। यहाँ पे आएंगे 90 डिग्री, ये दक्षिण में, और 90 डिग्री उत्तर में। तो अब यहाँ पे कंसेप्ट समझना है आपको। विषुवत रेखा के 90 डिग्री तक आप गए। यहाँ पे 90 डिग्री विषुवत रेखा से 90 डिग्री वाला यहाँ तक, ये ध्रुव बोलते हैं इसे, पोल। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री इसे बोलेंगे आप तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध। इसी प्रकार विषुवत रेखा से 90 डिग्री जाएंगे तो दक्षिण गोलार्ध। तो पृथ्वी पे दो गोलार्ध होते हैं। ये दोनों गोलार्ध एक मापदंड है। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री होती है पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर में, और दक्षिण गोलार्ध, एक गोलार्ध नाम आ रहा है, ग्लोब पे खींचा हुआ हिस्सा, एक रेखा, तो गोलार्ध। ऐसे करके रेखा चल रही है, इसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। तो विषुवत रेखा के समांतर एक अक्षांश रेखा है। ये दोनों रेखाएं जो रहती है समानांतर हैं, एक दूसरे को नहीं काटती है। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है, सीधी है, पैरेलल है, ये अक्षांश रेखा है। तो कुल मिला के 0 डिग्री पे एक अक्षांश रेखा, 1 डिग्री पे दूसरी, 2 डिग्री पे तीसरी, 3 डिग्री पे, ऐसे करके 90 डिग्री उत्तर में चलिए और 90 डिग्री दक्षिण में चलिए। तो कुल मिला के कितनी रेखा हो जाएगी, 179। 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। तो 0 को दो बार काउंट कर रहे हैं, तो 90 दूनी 180 ना करके एक माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो 179 इतनी अक्षांश रेखा है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के ऊपर में क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध।
विषुवत रेखा भारत के दक्षिण से गुजरती है, इसमें मालदीव से भी गुजरती है, आपको याद रखना है। भारत से नहीं गुजरती, मालदीव से गुजरती है, पुनः इंडोनेशिया के इलाके से, फिर अफ्रीकी कंटिनेंट से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होके जाएगी। इसको आपको पूरा देखना होगा। फिलहाल अभी मैं बस आपको ये समझा रहा कि अक्षांश शब्द आया है। अक्षांश पे ऊष्मा का संतुलन कैसे है, अर्थात ये जो आपको पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, उंगली देखिए मेरा पैरेलल में है ये एक दूसरे के, इस पे सूर्य की किरण जब पड़ती है तो कैसे रहता है ऊष्मा का संतुलन। तो ये हो गया। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं शीत कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। देखिए शीत कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दो नाम आ रहे हैं। बोलेंगे 0 डिग्री विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा है ऊपर में, इसे बोलेंगे आप कर्क रेखा। कर्क रेखा भी अक्षांश रेखा है, विषुवत रेखा भी अक्षांश रेखा है। नीचे दक्षिण में जाएंगे 23.5 डिग्री अक्षांश पे, तो इसे आप बोलेंगे मकर रेखा। तो दो राशि भी है, मकर राशि और कर्क राशि। तो ट्रॉपिकल ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर, दो है। ये कैंसर है, कर्क रेखा है। तो 23.5 डिग्री, 0 डिग्री से आप 23.5 डिग्री तक जाएंगे, ये वाला पूरा क्षेत्र। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ वाला क्षेत्र जो हो गया, इसको आप बोलेंगे उष्ण कटिबंध। एक नाम आ रहा है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध तापमान के हिसाब से है, ये जो अभी क्षेत्र बना है तापमान के हिसाब से। उष्ण कटिबंध अर्थात हमेशा गर्मी, इस क्षेत्र में हमेशा गर्मी रहेंगे ये वाला। तो आप बोलेंगे कर्क रेखा से मकर रेखा तक हमेशा सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, सीधी किरण पड़ती है, तो तापमान क्या रहता है, अधिक रहता है, क्योंकि सनलाइट का रिफ्लेक्शन कम रहता है, वायुमंडल की पतली परत से गुजरता है। कुल मिला के इसमें एनर्जी अधिक है, सीधी किरण में तापमान अधिक होगा। कहाँ से कहाँ बोलेंगे, कर्क रेखा से लेके मकर रेखा। पुनः इस क्षेत्र को क्या बोल रहे हैं, उष्ण कटिबंध। इसके ऊपर आएंगे आप 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक, नीचे में भी 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक। देखिए ध्यान से देखना है आपको फिर से। अब हो गया ये वाला बेल्ट, ये बोलेंगे आप शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ उष्ण कटिबंध था, अब यहाँ पे नाम आ रहा है शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। इस क्षेत्र में सन की किरण कैसे है, थोड़ा सा तिरछी पड़ेगी, जो सनलाइट है वो तिरछी हो जाएगी। ठीक है, सनलाइट जो भी है तिरछी पड़ती है, तो सूर्य की किरण तिरछी पड़ेगी। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, तो यहाँ पे 6 महीने ठंडी होती है, 6 महीना गर्मी। नाम को तोड़ लीजिए आप, ब्रेक करेंगे, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो 6 महीना ठंडी, 6 महीना गर्मी, तो दोनों तरीके का यहाँ पे तापमान मिलेगा आपको। कहाँ से कहाँ तक क्षेत्र बोलेंगे, 23.5 डिग्री वाला अक्षांश रेखा से 66.5 डिग्री वाले अक्षांश रेखा तक का पूरा क्षेत्र, ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, शीतोष्ण क्षेत्र। उत्तर में और दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में मिलेंगे। ठीक, अब है शीत क्षेत्र। शीत क्षेत्र क्या होगा, 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री, नीचे में भी 66.5 से 90 डिग्री के बीच में, ये पूरा इलाका शीत वाला। यहाँ सनलाइट और तिरछी पड़ेगी, यहाँ पे शीत है, 12 महीना शीत, ठंडी। तो हुआ क्या, कुल मिला के एक ऐसा क्षेत्र है 0 से 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में, जहाँ पे सन की किरण हमेशा लंबवत पड़ती है, गर्मी होगा, इसे बोलेंगे उष्ण कटिबंध क्षेत्र, हमेशा 12 महीना गर्मी। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 12 महीना ठंडी रहती है, शीत कटिबंध, 66.5 डिग्री से 90 डिग्री ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, 66.5 से लेके 90 डिग्री। 90 डिग्री को आप ध्रुव बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दक्षिण गोलार्ध में। तो शीत हमेशा यहाँ ठंडा 12 महीना। इसके अलावा इन दोनों के बीच में शीत उष्ण, मतलब शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और उष्ण कटिबंध क्षेत्र के बाद एक शीत कटिबंध क्षेत्र आ रहा है। ठीक है,
शीत कटिबंध क्षेत्र और उष्ण कटिबंध क्षेत्र के बाद बीच में शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र है। 12 महीना गर्मी उष्ण कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, 6 महीना ठंडी, 6 महीना गर्मी। शीत कटिबंध में क्या बोलेंगे? 12 महीना ठंडी। तो इस चीज को आप कैसे बोले? सूर्य ताप के हिसाब से, सूर्य ताप। तो यही है कि अक्षांश जब आप समझ गए, ऊष्मा का सीधा रिलेशन सूर्य ताप से है कि जितने अधिक सूर्य ताप मिलेंगे उतना अधिक ऊष्मा मिलेगी। कम सूर्य ताप होगा तो सूर्य ताप के कम होने से ऊष्मा भी कम हो जाएगी। ऊष्मा ऊर्जा का एक माप है, मात्रा क्या बोलेंगे? जूल में मापा जाता है। तापमान, कुछ कुछ शब्द आते हैं जो अंडरस्टैंड करना होता है। तापमान, ऊष्मा, ऊर्जा। तो यहाँ पे हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं। सभी का संबंध किससे बोलेंगे? सूर्य ताप से है, सनलाइट से। सूर्य ताप अधिक, तापमान अधिक, सूर्य ताप अधिक, ऊष्मा अधिक, सूर्य ताप अधिक, ऊर्जा भी अधिक। देखिए, कम तापमान हो सकता है, ऊष्मा अधिक हो सकती है। अधिक तापमान हो सकता है, ऊष्मा कम हो सकती है। तो ऊष्मा रिप्रेजेंट कर रहा है कैलोरी को, एक शक्ति को, और तापमान रिप्रेजेंट कर रहा है कि पदार्थ कितना गर्म या ठंडा है। तो गर्मी की मात्रा बता रहा है तापमान। अब जब हमें ये पता चल गया कि सनलाइट से सब जुड़े हुए हैं, तो अक्षांश पे ऊष्मा कैसी होगी? किस अक्षांश पे ऊष्मा कम है, किस अक्षांश पे ऊष्मा कम है, अधिक है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक और डायग्राम देखते हैं। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये बोलिए उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में क्या बोलेंगे? यहाँ पे तापमान अधिक है, कारण सन की किरण सीधी लंबवत पड़ती है। क्यों? तो बोलेंगे सनलाइट सीधा लंबवत है, सीधी सीधी पड़ रही है। इसके ऊपर जाएंगे 66.5 डिग्री तक, तो ये पूरा इलाका क्या हो जाएगा? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र। यहाँ पे सन की किरण तिरछी होने लगती है और शीत वाले क्षेत्र में सूर्य की किरण बिल्कुल तिरछी पड़ती है। तो यहाँ पे तो हमेशा जो सूर्य ताप की कमी हो जाती है। रिजल्ट ये है कि ऊष्मा फ्लो कैसे होती है? ऊष्मा हमेशा अधिक से कम की ओर। ऊष्मा का फ्लो किस तरीके से होता है? क्या बोलेंगे? ऊष्मा का प्रवाह अधिक से कम की ओर, हमेशा कम से अधिक की ओर ऊष्मा फ्लो होता है। तो रिजल्ट ये है, इस वाले बेल्ट में ऊष्मा अधिक है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। क्या बोलेंगे? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ऊष्मा अधिक है। यहाँ से ऊष्मा शीतोष्ण कटिबंध शीत और शीत क्षेत्र की ओर जाते हैं। पुनः शीत क्षेत्र से ठंडी वायु, ठंडी हवाएं शीतोष्ण क्षेत्र में आती है। उष्ण कटिबंध क्षेत्र की ऊष्मा शीतोष्ण क्षेत्र में जाती है। तो कुल मिला के शीतोष्ण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मौसम संबंधित घटनाएं अधिक होगी। मौसम संबंधित घटना अधिक होगी, क्योंकि ऊष्मा का जो अधिकतर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ऊष्मा का अधिकतम लेन देन कहाँ एक्सचेंज हो रहे हैं? पूरा का पूरा शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में। शीत क्षेत्र की ठंडी वायु आ रही है और उष्ण क्षेत्र की गर्म वायु जा रही है। ठंडी वायु प्लस गर्म वायु कहाँ मिल रही है आपकी? ऐसा एक ही क्षेत्र है और वो है आपका शीतोष्ण क्षेत्र। तो शीतोष्ण क्षेत्र में ठंडी वायु, गर्म वायु मिल रही है, तो उसमें मौसमी संबंधित घटनाएं बहुत होती है। चक्रवात से संबंधित, वर्षा से संबंधित, वायु दाब, पवन से संबंधित जो घटनाएं हैं बहुत अधिक घटती है शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, कारण क्या बोलेंगे? ऊष्मा का स्थानांतरण। अब ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? तो दो तरीके से जो है ऊष्मा फ्लो हो रही है। किसके माध्यम से फ्लो हो रही है? अब ये देख लेते हैं, ऊष्मा का ट्रांसफर कौन करता है? पृथ्वी पे ऐसे कौन से कारक हैं जो ऊष्मा का ट्रांसफर कर रहे हैं? मतलब यहाँ संतुलन करना है। ऊष्मा का संतुलन कैसे हो रहा है? तो दो तरीके से होता है। एक है महासागर धारा और दूसरा है वायुमंडल परिसंचरण। तो देखिए, ऊष्मा क्या था? उष्ण कटिबंध क्षेत्र में अधिक ऊष्मा है, तो
उष्णकटिबंध क्षेत्र से शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की ओर ऊष्मा जाएगा, तो कौन ले जाएगा? बोलेंगे महासागर की धारा ले जाती है। तो इस पे 71% क्या है? तो जल है। ठीक है, जल का 97% भाग क्या है? महासागरों में है। तो महासागर में धाराएं चलती है, यही धारा अपने साथ में क्या करेगी? जो धारा है चल रही है, फ्लो हो रही है, अपने साथ ऊष्मा को ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है ऊष्मा को? उष्णकटिबंध क्षेत्र से, उष्णकटिबंध क्षेत्र से ले जा रही है आपका शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की ओर, शीतोष्णकटिबंध। तो ये इस तरीके की टोटल 25% ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वह महासागर धारा के द्वारा होता है। और वायुमंडल परिसंचरण क्या है? तो वायु के द्वारा, कि ठंडी वायु और गर्म वायु क्या है? ऊष्मा को ले जा रही है। ये ले जाएगी आपका 75%। तो क्या बोलना है? ऊष्मा का 75% स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? वायुमंडल परिसंचरण के द्वारा होता है। तो वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, पवन है, पवनें क्या करती है? अपने साथ ऊष्मा को ले जाती है उष्णकटिबंध क्षेत्र से शीतोष्णकटिबंध क्षेत्र की ओर। इस तरीके से कुल मिला के पृथ्वी पे ऊष्मा का संतुलन है। यही है, क्या बोलेंगे? पृथ्वी पे ऊष्मा का एक संतुलन है अक्षांश के हिसाब से। कि शीतकटिबंध क्षेत्र में कम तापमान है फिर भी ऊष्मा का संतुलन है। अर्थात ऊष्मा संतुलन क्या हुआ? कि सूर्य ताप या सूर्य विकिरण, जितना सूर्य विकिरण है उतना ही भौम विकिरण है, भौमिक विकिरण। ठीक है, जितना सूर्य सनलाइट पृथ्वी प्राप्त करता है उतना ही पृथ्वी भौम विकिरण भी कर दे रहा है। कुल मिला के ऊष्मा की मात्रा हमेशा बराबर है। यही हमारा अक्षांश में ऊष्मा का संतुलन है। छोटा सा कंसेप्ट है, नेक्स्ट में देखेंगे हम वायुमंडल कैसे गर्म होता है। सेकंड टॉपिक इसी के अंदर में है। या फिर से हमारे पास टॉपिक आ गया। क्या टॉपिक है? छोटा सा है, वायुमंडल कैसे गर्म होती है। वायुमंडल को गर्म करना है तो गर्म करने के लिए कुछ कंसेप्ट हैं कि कैसे गर्म होगी वायुमंडल। देखिए 4 तरीके से वायुमंडल गर्म होगी। सबसे पहले नोट करना है कि सीधा सूर्य ताप से वायुमंडल गर्म हो जाए। सूर्य ताप को सीधे अवशोषित करें। सेकंड नंबर पे है कि संचालन के द्वारा गर्म हो जाए। संचालन मतलब कंडक्शन। और थर्ड नंबर पे क्या बोलेंगे? कि संवहन के द्वारा। चौथे नंबर पे क्या बोलेंगे? संवहन मतलब कन्वेक्शन। और जो चौथे नंबर पे बोलेंगे रेडिएशन, विकिरण के द्वारा। तो रेडिएशन। वायुमंडल कैसे गर्म होगी? वायुमंडल ये मत कर दीजिएगा वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड से गर्म हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कारण है ग्लोबल वार्मिंग का, बढ़ता हुआ तापमान का कारण है। यहाँ पे बात है कि वायुमंडल कैसे गर्म हो रही है। तो वायुमंडल गर्म हो रही है हमारी कि सन से किरणें चल रही है, पृथ्वी तक आ रही है। तो वायुमंडल में बहुत सारी ऐसी गैसें रहती है जो सूर्य की किरण को अवशोषित कर लेती है। पुनः एक कंडक्शन शब्द है, संवहन एक शब्द है, और विकिरण। ये सारे आपको मिलेंगे फिजिक्स की किताब में। फिलहाल जो साइंस का बुक पे हम न जाके समझते हैं कि कैसे गर्म होती है। एक एक करके देखते हैं कि सूर्य ताप को सीधे अवशोषित कर ले। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, और इसके चारों साइड में वायुमंडल है। ठीक है, सनलाइट आती है, ये वायुमंडल है, और ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी तक तो बाद में पहुंचेगी, पहले तो वायुमंडल ही है रास्ते में सनलाइट के।
अब वायुमंडल में बहुत सारी गैसें रहती है, उसमें से एक गैस का नाम है ओजोन। क्या नाम बोलेंगे? ओजोन गैस, O3। ये ओजोन गैस, इसकी एक परत है वायुमंडल में, तो एक परत है चारों साइड। क्या बोलेंगे? परत है। तो धरातल से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक, जिसमें 33 किलोमीटर की ऊंचाई पे मिलते हैं, तो 33 से 50 किलोमीटर तक की इसकी एक ऊंचाई है। एक परत है ओजोन परत, इसमें ओजोन गैस है। ये ओजोन गैस क्या करती है? तो सनलाइट को अवशोषित कर लेती है। क्या बोलेंगे? अवशोषित। और सनलाइट को अवशोषित करने के बाद गर्म हो जाती है। तो जैसे ही आप वायुमंडल में ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक जाएंगे तो क्या होगा कि तापमान बढ़ेगा। ओजोन वाला जैसे ही लेयर में आप प्रवेश कर जाएंगे तो अधिक हीट होगा। अधिक हीट का कारण क्या है? ओजोन गैस है। ओजोन गैस ने सनलाइट को अवशोषित किया है और गर्म हो गया है, तो बोलेंगे ओजोन गैस के कारण गर्म हो गई। सेकंड नंबर पे क्या बता रहा था मैं आपको? संचालन, कंडक्शन। कंडक्शन के लिए दो पदार्थों का संपर्क जरूरी है। संपर्क क्या है? दो पदार्थों, ए नंबर और बी नंबर। तो कंडक्शन के लिए आप ऐसे समझिए, कंडक्शन को आप एक लोहे की छड़ को गर्म करते हैं, ठीक है। आपने मान लिया लोहे की छड़ को यहां से पकड़ा और इसे गर्म किया, हीट कर रहे हैं। तो लोहे की छड़ से गर्म होने के बाद क्या है? एक साइड गर्म हो रही है और ये गर्मी अर्थात ऊष्मा आपके हैंड की ओर बढ़ती है, हाथ की ओर आप छोड़ देते हैं, पूरा लोहा गर्म हो जाता है। आपने लोहा का एक पोर्शन गर्म किया था, लेकिन लोहा कुछ देर में पूरा का पूरा गर्म हो गया। तो हुआ क्या? जो गर्मी थी अर्थात ऊष्मा अधिक से कम की ओर फ्लो हुई, ऊष्मा अधिक से कम की ओर गई। ऊष्मा का फ्लो हमेशा कम से अधिक की ओर होता है। तो इस साइड गर्मी अधिक था, ऊष्मा का फ्लो कम की ओर हुआ। ठीक इसी प्रकार से पृथ्वी में भी संचालन की क्रिया होती है। पृथ्वी भी गर्म होती है संचालन से, फिर वायुमंडल गर्म हो जाती है। देखना है आपको ये। तो ये पृथ्वी है, ये सनलाइट है। अभी वायुमंडल आपको भूल जाना है। पृथ्वी का धरातल गर्म हो गया सनलाइट से। ये पृथ्वी था, पृथ्वी का धरातल जो है वो गर्म हुआ। और पृथ्वी का धरातल गर्म हुआ, धरातल के संपर्क वाला वायु जो टच कर रहा है ये गर्म हो जाएगा। अर्थात क्या बोलेंगे? धरातल गर्म हुआ, धरातल के गर्म होने के कारण धरातल से लगने वाली वायु ये भी गर्म हो गई। तो धरातल की वायु जो टच कर रही थी वो गर्म हो गई। तो ऐसे करके कैसे हुआ? ठंडा और गर्मी संचालन के लिए दो अलग अलग पदार्थों का संपर्क जरूरी है। पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल से वायु टच कर रहे हैं, तो वायु जो टच कर रहा है तो ठंडी है, पृथ्वी सनलाइट को लेकर गर्म हो गई। और धरातल की वायु जो है पृथ्वी के संपर्क में आने से गर्म हो गई। तो ऐसे भी वायुमंडल गर्म होती है। तो हम यही तो पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल गर्म कैसे होती है। तो दो तरीका आपको पता चल गया। तीसरा तरीका है संवहन। क्या बोलेंगे? संवहन। संवहन। आर्थर होम्स एक शब्द है, साइंटिस्ट का नाम है आर्थर होम्स। ये अपने संवहन सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। हर चीज में इन्होंने संवहन सिद्धांत दिया है, आर्थर होम्स। तो संवहन होता क्या है? संवहन कन्वेक्शन बोलते हैं। इसमें सीधा सा है कि कोई गर्म चीज है, गर्म चीज है, जब गर्म हो जाती है तो उसका आयतन फैल जाता है। क्या करना है? अगर कोई चीज गर्म हुई तो उसका आयतन अधिक होगा। आयतन अधिक होने के कारण क्या है? वह जब आयतन अधिक हुआ तो घनत्व कम हो जाएगा, फैलेगी, फैलती है, फैलती है और अंत में क्या होता है? ऊपर की ओर उठती है। किसी भी चीज को आप गर्म करेंगे तो गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, घनत्व कम हो जाता है, आयतन बढ़ जाता है। अर्थात जो उसका वॉल्यूम है बढ़ता है। आयतन बढ़ने के कारण क्या हो जाता है? फैल जाती है, फैलने के कारण हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठती है। क्या बोलना है आपको? फैलती है, ऊपर की ओर उठती है। कारण क्या है इसका? फिर हल्की हो जाती है। अब इसका उल्टा कर दीजिए। अगर वह चीज गर्म है
ठीक, तो ये वाली कंडीशन अगर ठंडी है तो ठंडी होने के कारण आयतन कम हो जाएगा, आयतन कम होगा, आयतन कम होगा तो घनत्व क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके कारण वो भारी हो जाएगी, भारी होने के कारण वो क्या होगी, नीचे की ओर आएगी। देखिए एक दूसरे का उल्टा चल रहा है। अब इसको समझना है तो समझिए कि जो बाल्टी है, बाल्टी को आप हीट कर रहे हैं पानी रख के, एक बाल्टी आपने पानी भरा, अब उसको आप गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं, जो पानी थी नीचे से गर्म होने स्टार्ट होती है। अभी समझिएगा, ऊपर वाला इतना पानी मान लीजिए ठंडी पानी है, पानी ऊपर वाला भी ठंडा है, क्योंकि गर्म जो हो रहा है पानी वो तो नीचे वाला हो रहा है, ये पूरा गर्म हो गया। तो गर्म पानी ऊपर की ओर उष्मा लेके आएगा और ये ठंडा पानी नीचे की ओर जाएगा। क्यों? क्योंकि ठंडी है, डेंसिटी अधिक है, भारी है। इस तरीके से अप एंड डाउन का एक सिचुएशन बन जाता है। अप एंड डाउन अर्थात ऊपर उठना, नीचे उठना, यही एक संवहन धारा बनता है, संवहन धारा। तो संवहन धारा हमेशा जलों में, मतलब द्रव में व गैसों में बनता है। तो संवहन धारा या तो द्रव में बनेगा या तो गैस में। गर्म पानी गर्म होकर ऊपर की ओर उठी, इस गर्म पानी का स्थान ठंडी पानी लेगी, फिर वो गर्म होगी और बाद में ऐसा समय आता है कि पूरा पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके वायुमंडल गर्म होती है। वायुमंडल में गर्म वायु जो रहती है वो हल्की होकर ऊपर उठती है और फैलती है। ऊपर की जो ठंडी वायु है वो नीचे की ओर आती है, फिर कालांतर में वो गर्म हो जाती है। इस तरीके से ओवरऑल एक संवहन धारा बन जाता है और वायुमंडल में, वायुमंडल ऐसे करके गर्म हो जाती है। चौथे नंबर पे बोलेंगे विकिरण, रेडिएशन। तो माइक्रो ओवन है, एक मशीन है जो विकिरण के द्वारा खाना पका देती है। तो विकिरण क्या है, रेडिएशन। देखिए पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी, सनलाइट पड़ रहा है पृथ्वी पे, ये जो सनलाइट आता है ये किस रूप में आता है, तो बोलेंगे लघु तरंग के रूप में, शॉर्ट वेव। सूर्य से किरणें जो पृथ्वी तक पहुंचती है, ये पृथ्वी, ये सूर्य, तो सूर्य से जो किरणें पहुंच रही है वह लघु तरंगों के रूप में आती है। इसकी एनर्जी अधिक नहीं है, ज़्यादा पृथ्वी को गर्म नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी रहता है इस किरण को अवशोषित करता है और फिर एक भौम विकिरण छोड़ता है, भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण। ये दीर्घ तरंगे होती है, इसकी एनर्जी अधिक रहती है, दीर्घ तरंग। तो भौमिक विकिरण है, दीर्घ तरंग, अर्थात पृथ्वी जो ऊष्मा छोड़ रही है वह लघु तरंग के रूप में ना छोड़ के दीर्घ तरंग के रूप में छोड़ती है। ये आपको याद रखना होगा, दीर्घ तरंग के रूप में पृथ्वी एनर्जी छोड़ रही है। अब जो वायुमंडल रहता है इस ऊर्जा को सोख ले रहा है, शोषित कर रहा है और गर्म हो जा रहा है। तो दो तरीके था, एक तो पृथ्वी से जो निकल रही है किरणें उसको वायुमंडल अवशोषित कर ले और गर्म हो जाए। दूसरा था सूर्य से सीधा ही गैसें सौर की किरणों को अवशोषित कर ले, जैसे ओजोन। तो दोनों तरीके से हैं, ये विकिरण है, रेडिएशन। रेडिएशन के कारण जो है वायुमंडल गर्म हो जाती है, अर्थात दीर्घ तरंगों के द्वारा वायुमंडल गर्म होती है। बस यही है आपका अक्षांश पे ऊष्मा का संतुलन और वायुमंडल कैसे गर्म होती है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के साथ और नए टॉपिक के साथ। बने रहिए टू डू इसमें।